questions related to the topics that we have studied till now. Okay, let's start. पहला क्वेश्चन का जवाब कौन देगा मुझे? लॉन्गेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड डिस्टेंस मतलब बोला जा रहा है ये दो एटम के बीच में सबसे लंबा कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है? ओके, मतलब एक एटम ये है मानो और एक ये एटम ये है, इन दोनों का न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस को हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो किसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो? अच्छी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो काम आ जाएगा। तो कार्बन और कार्बन के बीच यस, देखो रीजन क्या है, एक जनरल आप लोग इसकी तो कंफर्म अंडरस्टैंडिंग आपको तभी मिलेगी जब आप रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लोगे इंडिया। बट यहाँ पे इस एग्जांपल में फिलहाल हम ये समझ सकते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो ये तो पोलर होंगे सारे, ये में देखो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव अलग एटम है ना, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव है ना, बनेगा पोल्स बनेंगे, ये पोलर है। तो जो पोलर होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो और ये तो नॉन पोलर है तो इनकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी। Which one is non-directional? Which one is non-directional? कौन सी बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है? चलो ये थोड़ा सा मैं बोलिए कौन सा? नो सर, नथिंग सर। पहले देखते हैं इसको, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं नॉन डायरेक्शनल बोलने का मतलब क्या है। ये जो सबसे पहले मैं आयनिक समझाता हूं आप लोगों को, क्योंकि मेटेलिक तो आप लोग सीनियर क्लासेस में आने के बाद ही पढ़ोगे। थोड़ा आयनिक बॉन्ड पहले समझो। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? एक कैटायन होती है और एक एनायन होता है। अब एनायन यहाँ पे रखेगा, क्या ये कैटायन इसको खींच पाएगा कि नहीं खींच पाएगा? खींच लेगा। यदि मैं कैटायन को यहाँ एनायन को यहाँ रख दूं तो ये पॉजिटिव वाला खींचेगा कि नहीं खींचेगा? यहाँ रखूं तो खींचेगा कि नहीं खींचेगा? यहाँ रखूं खींचेगा। तो कहीं भी नेगेटिव चार्ज रहे मतलब एनायन रहे, कैटायन उसको अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं? आयनिक बॉन्ड तो यही होती है, कैटायन और एनायन में अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन किधर से भी हो सकता है। बट कोवेलेंट बॉन्ड जो बनती है ना बेटा, वो ओवरलैप होने से बनती है, ओवरलैप होने से। ओके, एक्चुअली ऑर्बिटल्स की ओवरलैप होती है, जैसे कि p ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है, इसकी ओवरलैप होती है तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और ये ओवरलैप एक पर्टिकुलर एंगल पे ही होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही होता है। तो आपको ये बात जाननी चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एक डायरेक्शनल बॉन्ड है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बनेगी। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ओवरलैप होती है एक डायरेक्शन में। तो कोवेलेंट बॉन्ड एक डायरेक्शनल बॉन्ड होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही है, तो ये भी एक डायरेक्शन ही में होता है। आयनिक बॉन्ड कहीं से भी खींच सकता है, आयंस इधर से भी खींच सकती है, कोई डायरेक्शन नहीं। ओके, और मेटेलिक बॉन्ड के बारे में भी इन डिटेल्स आप लोग पढ़ोगे बाद में। तो द राइट आंसर इज कि आयनिक और मेटेलिक दोनों नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। ओके, दिस इज इंफॉर्मेशन वाली चीज है, इसको दिमाग में रखना। ओके, और इसकी जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है दो क्लासेस के बाद हो जाएगी क्यों डायरेक्शन। आयनिक सॉलिड्स आर The first answer, the first option. रॉन्ग। देखो गुड सर कंडक्टर बी, डी आंसर है एक्चुअली। देखो आपको तो बोला नहीं गया है ना कि आयनिक सॉलिड एक्वस स्टेट में है कि कौन से स्टेट में, बट आयनिक सॉलिड जस्ट मेंशन किया गया है। तो आयनिक सॉलिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, वो एक्वस स्टेट में रहेगा तभी कंडक्ट करेगा। बट कुछ मेंशन तो नहीं, सॉफ्ट तो नहीं होते हैं, वोलेटाइल भी नहीं होती है, कम टेंपरेचर पे थोड़ी ऑपरेट कर जाता है। ब्रिटल आपने पढ़ा है, आयनिक कंपाउंड हार्ड एंड ब्रिटल होती है। ब्रिटल का मतलब समझते हो कि गिरने से वो टूट जाता है, मतलब आयंस नहीं अलग हो जाते, जस्ट टूट जाता है, कोई डेंट नहीं आता है। तो हार्ड एंड ब्रिटल होती है
इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। हाँ, ऑप्शन में ये वाला नहीं रहता तब आप इसको मार सकते थे क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। ओके, बट ये ऑप्शन तो हार्ड एंड ब्रिटल आयनिक बॉन्ड की गुण होती है। इसका आंसर कौन देगा? इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और बच्चे यदि लास्ट क्लास में पढ़े होंगे तभी समझ पाओगे। NH3 एंड BF3 एमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड फॉर्म्स एडिशन प्रोडक्ट। अब एडिशन प्रोडक्ट तो ऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप लोग, मतलब NH3 और BF3 आपस में कंबाइन करती है। ओके, और क्यों कंबाइन करती है ये पूछा गया है। क्या रीजन है? आयनिक बॉन्ड बनती है, सर लास्ट वाला होगा क्या? नहीं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखना बेटा ध्यान से, एक्चुअली ये एडिशन प्रोडक्ट को नहीं बोलते हैं। बोलने का मतलब क्या है, NH3 और BF3 आपस में कंबाइन कर जाता है और एक साथ रहने लगता है। क्यों कंबाइन करता है? उसके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जा रहा है भाई? ये दोनों अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, समझते हैं। चलो, एमोनिया कुछ ऐसा होता है, कोई दिक्कत? ये अमोनिया है कि नहीं? यस सर। ये अमोनिया यस है। सर। यस सर। बोरोन ट्राइफ्लोराइड को भी मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं, है ना? अब बेटा मुझे बताओ, 2 2 4 2 6 2 8 इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है? 2 2 4 2 6 इसकी क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं सर। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या कोशिश करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अमोनिया के पास जाता है और अमोनिया को बोलता है एक काम करो ना, तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ ना मेरे साथ। तो अमोनिया बोलता है क्या दिक्कत है, बना देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन यही देता है, ये भी गिनता है 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8। तो NH3 और BF3 आपस में क्यों कंबाइन करते हैं? वो किस तरह का बॉन्ड बनाता है? The covalent. डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड। Dative bond. या डेटिव बॉन्ड। Arrange in order of increasing Sir? order of polarization. सर बोलिए। सर हाँ बोलिए ना सर, बोरॉन सर कितना मैक्सिमम सकता है? बोरोन तो 3, देखो बोरोन तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है, वो इसकी 6 ही इलेक्ट्रॉन रहती है आउटर मोस्ट में, बट यदि इसे मौका मिलता है ऐड करने का तो क्यों नहीं करेंगे, है कि नहीं? नहीं सर, एक स्ट्रक्चर सर देखे थे BH4 माइनस ऐसे करके कुछ, होते हैं BH4 माइनस भी होते, बताएंगे तो सर वो 4 बॉन्ड कैसे बना सर? बताएंगे ना, रुक तो जाओ, एक्सप्लेन करेंगे। आज वो क्वेश्चन में करवाऊंगा BH4 से रिलेटेड। सर सर हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आज सर बोल रहे हैं कि सेंट्रल एटम में सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहेगा सेंट्रल एटम में। सेंट्रल एटम पे कोई चार्ज, कोई एटम पे नहीं रहता है, चार्ज ओवरऑल मॉलिक्यूल पे रहता है, ये तो बता ही दिया था ना तो आप लोग। ओके, आई विल एक्सप्लेन योर डाउट। मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा, आप जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। ये वाला जल्दी बताइए, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन। सर N3 माइनस O2 माइनस F माइनस। यस, N3 माइनस, देखो साइज जितना बड़ा होता है एनायन का उतनी अच्छी उसकी साइज बिगड़ती है। तो N3 माइनस सबसे ज्यादा पोलराइज होगा, फिर O2 माइनस और फिर F माइनस। चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा पोलराइजेशन। याद है कि नहीं याद है? Yes sir. यस बेटा आप लोग पढ़ सर, के आते हो Yes, ऐसे ही उठ के आ जाते हो क्लास में? आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि बिना पढ़े आओगे तो ये सब सारे क्वेश्चन आईआईटीज के आए हुए क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि आपसे एक दिन में पटाख से क्वेश्चन बन जाएगा बिना पढ़े आओगे। चलिए ये वाला बताओ, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज शोन बाय, सोच के बताओ। एनायन की साइज जितनी छोटी रहेगी, सॉरी कैटायन की साइज जितनी छोटी रहेगी उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। आपको अजान रूल मालूम है, आप दिमाग लगा बस, चलो हिंट दे दिया।
किसका दिमाग चलता है, देखते हैं। सर SnCl2। सर AlCl3। सर नंबर सी। ग्रेट। सर AlCl3। क्या नाम है बेटा, नाम बताओ जल्दी। सर MD मिनाल। वेरी गुड बेटा मिनल। AlCl3 आंसर हुआ। क्यों? देखो FeCl2 मतलब Fe कौन सी वैलेंसी वाली है? 2 प्लस, तब ना Cl2। Sn 2 प्लस, Al 3 प्लस, Mg 2 प्लस। आपको मालूम है कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होता है साइज उतनी छोटी होती है, साइज उतना ज्यादा बिगाड़ होता है। AlCl3 assign formal charges from left to right। अब इसका तो बता सकते हो, बताओ इस पे कितना फॉर्मल चार्ज होगा? सो -1। -1। -1। 4 5 6 एक ज्यादा है, -1। इस पे -1 सर। Yes sir, +1। -1। +1। +1। +1। 1 2 3 4 एक कम है। यस सर प्लस। इस पे -1। -1। -1। ओवल और चार्ज का आपका माइनस। 1 2 1 2 इधर 1 2 3 4 5 6 5 से एक ज्यादा है ना? ओके। Which compound contains ionic, covalent और coordinate bond? तीनों है उसमें। Which compound contains ionic, covalent, dative? तीनों बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है। सर NaCl। Yes sir, NaCl। NaCl में तीनों बॉन्ड होता है। NaCl तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। Na एगो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन। NH4Cl। LH4Cl सर, LH4Cl। NH4Cl देखो कैसे होता है। अरे स्ट्रक्चर भी तो बताया था। ये अमोनिया होती है ना, ठीक है ना, ये अमोनिया है, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अब कोई मानो H+ आ गया, तो H+ कोई आता है तो उसको नाइट्रोजन क्या बोलता है? ठीक है, हम लगाते हैं डेटिव बॉन्ड। तो डेटिव बॉन्ड लगाता है तो ये भी स्टेबल है, 2 2 4 2 6 8, ये स्टेबल, ये भी स्टेबल हो गया। और पूरे मॉलिक्यूल पे क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज आता है ना? और Cl नेगेटिव होता है ना? और पॉजिटिव और नेगेटिव में कौन सी अट्रैक्शन होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी तब ना NH4Cl। तो कोवेलेंट बॉन्ड है कि नहीं? ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, ये वाला डेटिव बॉन्ड हो गया और ये वाला इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गया। तो NH3 जो पहले बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, NH4+ जो बना डेटिव बॉन्ड, है ना? और फिर इलेक्ट्रोवैलेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है एंड नॉट इन योर IITs, पूछे जा चुके हैं। Which forms polar covalent bond? बोलो। The fourth number। पोलर। Oh sorry sir। ऑप्शन नंबर 2 सोडियम एंड ब्रोमीन। सोडियम एंड ब्रोमीन तो इलेक्ट्रोवैलेंट बनाएगा ना। सोडियम एक 2 नंबर सोडियम। हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन और ब्रोमीन ना बनाएगा और तब में डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव आएगा। अब ये जहां शेयरिंग होगा वही पोलर ना बनेगा। यहाँ पे शेयरिंग थोड़े हो रहा है, यहाँ तो ट्रांसफर हो रही है। ओके। हाँ, आप ये बोले सर 100% इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट का जो कॉन्सेप्ट दिए थे वो समथिंग एल्स है। इसमें डोमिनेंट तो इलेक्ट्रोवैलेंट ही है। डोमिनेंट इलेक्ट्रोवैलेंट है तो हम इलेक्ट्रोवैलेंट ही मान के चलेंगे। इसमें डोमिनेंट कोवैलेंट है यार, पोलर तभी ना बनेगी। तो पोलर H और Br के बीच में बनेगी। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड थोड़े पोलर होता है, कोवैलेंट बॉन्ड वाले में पोलर वाली क्वालिटीज होती है। ओके, पोलर हम लोग डिफाइन करते हैं कोवैलेंट केस में। इन सारे क्वेश्चन को एक जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, काम की क्वेश्चन है सारे। हो गया? Yes sir। एवरीबॉडी, जितने क्वेश्चंस हैं कोशिश करना बनाने का एक बार।
चलो अब आते हैं टू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना? यदि मैं सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करूं, the amount of solute in grams that can be dissolved in 100 grams of solvent at a particular temperature. Okay, इसको the maximum amount, ठीक है? देखिएगा अब सॉल्युबिलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि आपके पास मानो 100 ग्राम कोई सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो जानते ही हो ना, सपोज करो मेरे पास 100 ग्राम पानी है, आई हैव टेकन 100 ग्राम वाटर। ओके, तो पानी को बेसिकली हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। हमारे पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है, अब उसमें हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सपोज करो रूम टेम्परेचर, ओके, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम कोई सॉल्यूट मिला सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी। ओके, हल्का फुल्का जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट मिला सकते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं इसमें सोडियम क्लोराइड मिला रहा हूं, ओके, NaCl नमक मिला रहे हैं इसमें पानी में, और ये वाला पानी है, तो पानी में नमक की जो सॉल्युबिलिटी होती है इट्स 35 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 35 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 100 ग्राम पानी में लगभग 35 ग्राम, रफली 35 ग्राम NaCl आप रूम टेम्परेचर पे मिला सकते। बट हमें सॉल्युबिलिटी तो यहाँ नहीं पढ़ना है, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर आप चैप्टर 12 में पढ़ोगे। बट हमें यहाँ पे जो चीज पढ़ना है कि हमने एक चीज पढ़ा है, और एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, why NaCl strong ionic compound dissolves in water। कहां से? हमने ये बताया था आपको कि NaCl एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड है, उसमें आयनिक कैरेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग होती है। बट इतनी स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड को मैं नॉर्मल सा पानी में डाल रहा हूं, इस पानी में इतना ताकत कहां से आ जा रहा है कि NaCl को Na+ और Cl- में तोड़ के वो अपने अंदर में डिसॉल्व कर ले रहा है। थोड़ी सी तो सोचने वाली बात है, नहीं, पानी में इतना ताकत कहां से आ जाती है? NaCl जैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को तोड़ दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सोचने बोलूंगा कि कहां से NaCl डिसॉल्व हो जाती है पानी जैसे नॉर्मल चीज में। इसका जवाब हम लोग ढूंढेंगे, ओके, आज ही ढूंढेंगे। दूसरा सवाल, मान लो एक पल के लिए NaCl जब टूटेगा तो क्या बनता है? सर Na+Cl-। यस, NaCl जब टूटेगा तो Na+Cl- बनेगा। तो पानी में ही Na+Cl- बना, मानो टूट ही गया, मानते हैं कुछ दुश्मनी हुआ, तोड़ दिया,
टूट ही गया, तो फिर काहे नहीं जुड़ा? जुड़ना तो चाहिए ना, माने टूट गया, फिर काहे नहीं जुड़ गया टूटने के बाद? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो खत्म नहीं ना हो गया टूटने के बाद उसका, तो फिर वो जुड़ काहे नहीं गया? तो ये भी दूसरा क्वेश्चन है कि ये Na+Cl- टूट गया चलो अपने आयंस में, तो फिर रिकंबाइन काहे नहीं किया? तो सेकंड क्वेश्चन ये है, व्हाई आयंस डू नॉट रिकंबाइन? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भैया फिर क्यों नहीं रिकंबाइन कर जा रहा है, फिर क्यों नहीं रिकंबाइन कर रहा? तो इन दो सवाल का जवाब देंगे हम, तो अच्छी सी समझ आएगी हम लोगों की पानी में नमक कहां से मिल जाता है। चलो समझने की कोशिश। मान लो एक पल के लिए कि सोडियम क्लोराइड जैसा एक भयंकर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जिसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होती है, उसने पानी से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उधार लिया, पानी से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उधार लिया और सिर्फ एक मॉलिक्यूल NaCl का टूटा, सिर्फ एक मॉलिक्यूल टूटा है। ओके, सिर्फ एक मॉलिक्यूल। आप मान सकते हो ना, पानी में कुछ तो थर्मल एनर्जी होती है, पानी की कुछ तो एनर्जी है अपनी, तो NaCl उस पानी से कुछ थोड़ा सा उधारी लिया और सिर्फ एक मॉलिक्यूल को तोड़ा, एक मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो मानते एक मॉलिक्यूल टूट गया। अब ये एक मॉलिक्यूल टूटने के बाद क्या कहानी होती है, किस तरह की मेन कहानी स्टार्ट होता है? अब ये एक मॉलिक्यूल टूटने के बाद, जैसे ही एक मॉलिक्यूल टूटती है, Na+, तो होता क्या है, और Cl- भी टूटता है साथ में। वाटर एक कैसा कंपाउंड है, पोलर कि नॉन पोलर? सर नॉन नहीं पोलर। पोलर। वाटर में पोल्स होते हैं कि नहीं होते? होगा कि नहीं? वाटर में ऐसे पोल्स डेवलप होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर। होता है। अब देखो, बोलने का मतलब हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, हल्का सा ही पॉजिटिव चार्ज है पर पॉजिटिव चार्ज तो है, हल्का सा नेगेटिव चार्ज है पर नेगेटिव चार्ज तो है। तो ये नेगेटिव चार्ज हो सकता है, हो सकता है क्या होता है, ये पॉजिटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट हो, तो पानी में जैसे ही Na+ गया, तो वाटर में जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, इस ऑक्सीजन पे जो डेल्टा नेगेटिव है ना, तो ये डेल्टा नेगेटिव Na+ के तरफ थोड़ा सा झुकेगा कि नहीं झुकेगा? ऑब्वियसली झुकेगा। इधर से भी वाटर आएगा और नेगेटिव वाला पार्ट जो ऑक्सीजन है उसका, वो सोडियम के पास आएगा, इधर से भी उसको घेरेगा और ऑक्सीजन का जो नेगेटिव वाला पार्ट है इधर आया, इधर से भी घेरेगा। ओके, ऐसे घेर सकता है कि नहीं घेर सकता है? यस Yes, सर sir. नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास आने की कोशिश करेगा, चारों तरफ से उसको घेरेगा। ओके, और Cl- के साथ क्या होगा? हाइड्रोजन में डेल्टा पॉजिटिव है, तो डेल्टा पॉजिटिव वाला पोर्शन से उसको Cl- की तरफ अट्रैक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। यस सर। यहाँ पे भी सिमिलर कहानी होगी, ये जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है इसकी ओर अट्रैक्ट होगा और चारों तरफ से ऐसे ही घेरेगा इसको। ओके, चारों तरफ से
H+ Cl- के सामने आएगा। तो यहाँ पे ये जो कहानी होती है, इसको जो घेरता है, इस कहानी को हम बोलते हैं सोल्वेशन। ओके, क्या बोलते हैं? सोल्वेशन। पहले सोल्वेशन का आप एक रफ डेफिनेशन देखिए, मैं यहां लिख देता हूं। सोल्वेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ cations and anions by solvent molecules. Okay, solvent molecules जब कैटायन और एनायन को ऐसे सेपरेट कर देता है और चारों तरफ से घेर लेता है, हम बोलते हैं कि उस इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के आयंस की सोल्वेशन हो गई है। और यदि पानी रहता है सॉल्वेंट, तो हम बोलते हैं हाइड्रेशन हो गई, ठीक है ना। व्हेन वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज होगा तो हाइड्रेशन बोलेंगे, जब कोई और सॉल्वेंट यूज होगा तो हम बोलेंगे सोल्वेशन हुआ। तो यहाँ पे हम मानते हैं पानी है तो Na+ की हाइड्रेशन हुई, Cl- की हाइड्रेशन हुई। ओके, हाइड्रेशन समझ गए क्या हुआ? सेपरेट हो गया कैटायन एंड एनायन, किसके द्वारा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा। तो इसकी सॉल्वेशन हो गई। अब आप लोगों को मैंने एक चीज पढ़ाया था और आप मुझे बताओगे भी ये चीज, नेगेटिव पॉजिटिव में एक अट्रैक्शन होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. होगा अट्रैक्शन। वैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव में होगा अट्रैक्शन। और जब अट्रैक्शन होता है तो क्या बनता है? सर आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बनता है। सारे अट्रैक्शन में आयनिक बॉन्ड थोड़े बनते हैं। A force of attraction is known as chemical bond. Okay, आयनिक बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थोड़ी है। अट्रैक्शन हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। कोई भी अट्रैक्शन को हम बोलते हैं कि एक केमिकल बॉन्ड बन रहा है कि नहीं? और जब केमिकल बॉन्ड बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है। Release होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है, भले उतना स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, पर बॉन्ड तो बन रही है ना भाई। और बॉन्ड जब बनती है तो एनर्जी को भी रिलीज होना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी इज रिलीज्ड इन सॉल्वेशन या बोलो हाइड्रेशन, ठीक है ना। एनर्जी इज रिलीज्ड इन हाइड्रेशन या बोलो सॉल्वेशन। तो इसको मैं बोल सकता हूं डेल H हाइड्रेशन या सॉल्वेशन, जो बोलो। डेल H हाइड्रेशन मतलब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, कितनी एनर्जी निकली। अब चलिए कहानी यहां पे है, NaCl जो था वो टूटने के लिए जो एनर्जी उधार लिया था, गैसियस आयंस में टूटा था, और जो एनर्जी उधार लिया था उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। पढ़ाया था लास्ट क्लास में? Yes, sir. Yes, sir. तो लैटिस एनर्जी इसने पानी से उधार लिया। ओके, अब मानो एक पल के लिए कि उसने पानी से जो उधार लिया था कुछ 10 एनर्जी उधार लिया। ओके, 10 यूनिट एनर्जी उधार लिया था एक पल के लिए, ठीक है। और टूटने के बाद जो हाइड्रेशन हुई या बोलो सोल्वेशन हुई, उसमें एनर्जी निकली कुछ 100 यूनिट एनर्जी निकली। तो 90 एनर्जी तो ज्यादा ही निकला है। वो क्या करेगा? 10 एनर्जी पानी को उधार दे, वापस कर दे। 10 लिया था ना उधार पानी से, तो 100 एनर्जी का हाइड्रेशन में निकला, वो 10 एनर्जी पानी को वापस कर दिया कि ले भाई अपना उधार। और 90 एनर्जी तो बच गई, और जो 90 एनर्जी निकली, उस 90 एनर्जी से और मॉलिक्यूल्स टूट सकते हैं।
और मॉलिक्यूल टूटेंगे तो और एनर्जी निकलेगा, उस एनर्जी से बाकी मॉलिक्यूल टूटेंगे। तो इस तरह और मॉलिक्यूल्स टूटते जाएंगे आयनिक कंपाउंड। समझ आया? तो कोई भी चीज को पानी में डिसॉल्व होने के लिए जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। ओके, जितना वो उधार लेता है उससे यदि प्रॉफिट होने के बाद, हाइड्रेशन होने के बाद ज्यादा एनर्जी निकलती है तो वो चीज पानी में मिल जाएगा। अब मान लो एक पल के लिए कि कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूट है, उसको मैंने मिलाया, उसका एक मॉलिक्यूल टूटा तो उसने 50 एनर्जी उधार लिया था और हाइड्रेशन होने के बाद 20 एनर्जी निकली। तो क्या फर्दर सॉल्युबिलिटी होगी उस चीज की? नो सर। नो सर। उधारी तो चुकता ही नहीं कर पाएगा। जब उधारी नहीं चुकता कर देगा तो उसको आगे बढ़ने देगा? नहीं, सीधा सा बात है, नहीं बढ़ने देगा। तो सॉल्युबिलिटी होने के लिए कोई भी चीज की जो ये घेराव होता है उसमें जो एनर्जी निकलती है वो ज्यादा निकलनी चाहिए, ताकि जो कुछ मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में टूटी है, कुछ उधार लेके उस सॉल्वेंट से उसको वापस हो पाए और फिर एक्स्ट्रा एनर्जी आ पाए कि और मॉलिक्यूल्स टूट पाए। ओके, समझ गए? तो NaCl का मान सकते हो कि आप एक मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में ऐसे ही टूट जाता है पानी से कुछ उधारी लेके, फिर उसके बाद जो फर्दर टूटते हैं उसमें एनर्जी निकलती है और मॉलिक्यूल्स टूटते जाता है और NaCl पानी में मिलते चला जाता है। तो आई सपोज आपको NaCl की सॉल्युबिलिटी पानी में समझ आ गई। इसकी टेक्निकल रीजन क्या है? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ लैटिस लैटिस एनर्जी। यस। तो ये कहानी समझ आ गया, नमक पानी में क्यों मिल जाता है रोज घर में, ये समझ आ गई ना? यस सर। यस यस सर। सर। तो हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी और सॉल्युबिलिटी। तो घर में नमक मिलाओ, जितना मिलाना है पानी में मिलेगा, क्योंकि NaCl अपना रास्ता खुद ही बनाता है ना? अब दूसरा क्वेश्चन का जवाब ढूंढना है कि व्हाई आयंस डू नॉट रिकम्बाइन, कि आयंस अब टूट गए, अब रिकम्बाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, रिकम्बाइन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसे एक जाल जैसा स्ट्रक्चर में घेर दिया गया है, इसको भी एक जाल जैसा स्ट्रक्चर में घेर दिया गया है। अब यदि ये दोनों को कंबाइन करना है तो इसको तो ऑब्वियसली है वो बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसको सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से घेर लेते। अंडरस्टूड? तो कैटायन और एनायन आपस में कंबाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दे आर एनगल्फ्ड, या बोल सकते हो उसे घेर लिया जाता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत नहीं? एक्चुअली देखो, इसको यदि यहां से निकलना पड़ेगा तो ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए फिर एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी से तो ये नया मॉलिक्यूल को तोड़ रहा है, वो अपना बॉन्ड को थोड़े ही तोड़ेगा जब बनाया है। अंडरस्टूड? इसका सिंपल रीजन क्या होगा, आपसे पूछा जाए व्हाई आयंस डू नॉट रिकम्बाइन, बिकॉज दे आर एनगल्फ्ड। एनगल्फ्ड का मतलब होता है घेर लिया जाता है, एनगल्फ्ड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स and cannot recombine. है कि नहीं? उसे यहां से निकलने के लिए सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, एनर्जी आएगी कहां से? ओके, बोलिए। सर मुझे पूछना था कि सर ये जो पानी में आप जो प्रोसेस बताए सर, क्या वो हम लोग देख सकते हैं सर? हाँ, यू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करो, देख सकते हो। ओह, ठीक है, आंख से तो नहीं देख सकते हो, सोडियम का एटम को आंख से देख सकते हो क्या?
नो सर। तो इसको कैसे देख लो, ये भी तो एटॉमिक खेल है ना, एटॉमिक लेवल पे हो रही है ये सब चीज। पूरी दुनिया एटॉमिक लेवल पे काम कर रहा है बेटा। इससे जल्दी से एक स्क्रीनशॉट मारो, मिटा दे। सर हाँ सर और एक डाउट था सर, जो Na+ है उसको तो चारों तरफ से घेर लिया सर नेगेटिव चार्ज ने, तो फिर सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होता है? इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होता है, गुड क्वेश्चन। देखो क्या होता है, जब ये टूटता है तो ये तो माइग्रेट कर रहा है, क्योंकि आउटर एंड पे भी तो पॉजिटिव चार्ज है। ओके, एक्चुअली आपको ये बात मैंने जब लैटिस एनर्जी पढ़ाया था ये भी बताया था कि जो चार्ज डेवलप होती है ओवरऑल मॉलिक्यूल पे, जो भी नेट चार्ज होती है वो डेवलप होती है ओवरऑल मॉलिक्यूल पे, वो सिंगल कोई सेंटर पे नहीं रहती है। तो इस पे जो रहेगी ओवरऑल कुछ नेट चार्ज रहती है, इसमें ओवरऑल नेगेटिविटी चार्ज रहती है। अंडरस्टूड। एक छोटा सा, जैसे मैंने आप लोगों को जब फॉर्मल चार्ज पढ़ाया था तो याद है बताया था n डबल बॉन्ड n डबल बॉन्ड n, तो इसमें बताया +1 है ना, इसमें क्या बताया -1, मैं इसको लिखा तो 1 2 3 4 है कि 1 1 2 3 4 5 6, तो एक ज्यादा था -1 +1 और -1, इस तरह फॉर्मल चार्ज आपको बताया था। ओके, बट मैंने क्या बताया था, ये इंडिविजुअल एटम पे चार्ज नहीं रहती है, चार्ज कहां रहता है, ओवरऑल आयन पे रहती है। प्लस माइनस कैंसिल है, एक माइनस चार्ज ओवरऑल मॉलिक्यूल पे, तो जो भी पॉजिटिव चार्ज है ये ओवरऑल मॉलिक्यूल पे एग्जिस्ट करती है। अंडरस्टूड, तब तो वो माइग्रेट करके जा नहीं सकता है, और चार्ज तो उस पे है ही, चार्ज थोड़ी उसका मर जाता है। समझ गए? यस सर, समझ में आ गया। फॉर्मल चार्ज मैंने क्या बताया था, लुईस का कॉन्सेप्ट में जो फॉर्मल चार्ज हम लोग बताते हैं वो कोई एटम पे नहीं रहता है, वो इंडिविजुअल एटम पे नहीं, वो पूरी मॉलिक्यूल पे रहता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरी सॉल्वेटेड सिस्टम पे रहेगी, ठीक है? बिठा दे बेटा इसको। यस सर। तो सॉल्युबिलिटी के लिए हम लोगों ने एक फैक्टर तो देखा कि हाइड्रेशन एनर्जी को, या बोलो हाइड्रेशन एंथैल्पी को लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होना पड़ेगा, तब जाके वो चीज मिलेगी। दूसरा और एक फैक्टर हम लोग देखते हैं, ग्रेटर द डिफरेंस इन size of ions, better is, sorry ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडवांस में एक अच्छी क्वेश्चन पूछी गई थी इस टॉपिक से। ग्रेटर द डिफरेंस इन साइज ऑफ आयंस बेटर इज सॉल्युबिलिटी। तो इसको पहले मैं एक ग्राफ से समझाता हूं फिर आता हूं। y एक्सिस में सॉल्युबिलिटी लिया हूं और x एक्सिस पे कुछ आयंस लिया हूं, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस,
पोटासियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस, ठीक है। ओके, द ब्लैक लाइन आप समझ लो I माइनस है, आयोडाइड आयन, एंड दिस ब्लू लाइन इज F माइनस। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, लिथियम का साइज कैसा होता है, छोटा होता है कि बड़ा? छोटा। बस छोटा। छोटा। फ्लोराइड आयन का साइज कैसा होता है? सब बड़ा होता है। बड़ा। छोटा। छोटा होता है सर। फ्लोराइड आयन का साइज सबसे छोटा होता है यार। फ्लोराइड आयन इज वेरी स्मॉल, मालूम है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, तो लिथियम भी बहुत छोटा आयन है, और ये जो ग्राफ है फ्लोराइड का वो भी एक छोटा आयन है। अब देखो, छोटा आयन दोनों छोटा आयन, तो सॉल्युबिलिटी कैसी है? सर छोटी। बहुत कम है। बहुत कम है। जब दोनों छोटा है तो सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। ओके, अब देखो, ये लिथियम है और ये आयोडाइड का है। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कैसी है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है। तो लिथियम एक छोटी आयन है, और आयोडाइड क्या होता है? सबसे बड़ा होता है ना। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड साइज इंक्रीज करती है कि नहीं डाउन द ग्रुप? यस सर। यस सर। आयोडाइड आयन का साइज सबसे बड़ा है और लिथियम यहाँ पे सबसे छोटा है। तो छोटा और बड़ा आयन वाला इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है तो बहुत अच्छा सॉल्युबिलिटी दिखती है, और छोटा कैटायन एनायन वाला इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है तो सॉल्युबिलिटी कम दिखती है। सिमिलरली वही केस, सीजियम एक बड़ा आयन होता है कि छोटा आयन? फिर बड़ा। 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 आयोडाइड भी बड़ा आयन होता है, तो सॉल्युबिलिटी आपको कैसी दिख रही है? कम दिख रही है। और वही सीजियम एक बड़ा आयन है और फ्लोराइड एक छोटा आयन है, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। यस सर। तो साइज मिसमैच है। साइज यदि मिसमैच रहता है तो सॉल्युबिलिटी अच्छी रहती है। बोलने का मतलब, आयंस के बीच में यदि साइज की डिफरेंस जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना अच्छा होगा। आपको वो चीज तो इस ग्राफ से समझ आ ही गई होगी। सीजियम बड़ा साइज है, फ्लोराइड छोटा साइज है। देखो, बड़ा छोटा कॉम्बिनेशन, सॉल्युबिलिटी ज्यादा। लिथियम छोटा साइज है, आयोडाइड बड़ा साइज है, छोटा बड़ा, सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छा है। और वहीं लिथियम छोटा और फ्लोराइड छोटा, सॉल्युबिलिटी कम है। सीजियम बड़ा, आयोडाइड बड़ा, सॉल्युबिलिटी कम है। तो यदि साइज बड़ा छोटा रहे तो सॉल्युबिलिटी अच्छी रहती है। अब ऐसा क्यों होता है वो हम लोग समझने का कोशिश करें। दिस ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, इसको स्टडी करना अच्छे से। हम लोगों ने पढ़ा है कि लैटिस एनर्जी इज proportional to inversely proportional to inter-ionic distance। याद है कि नहीं याद? सर याद है सर। यस सर। मतलब मानो ये वाला है और ये वाला है, तो छोटा वाला कौन सा है? कैटायन है कि एनायन है? कैटायन। कैटायन। छोटा वाला कैटायन होता है, बड़ा वाला एनायन होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा भी बोल सकता हूँ
कि इसके डिस्टेंस को मैं मान ले रहा हूं r प्लस और इसके डिस्टेंस को मैं मान ले रहा हूं r माइनस। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में तो नॉर्मली बहुत सामने रहते हैं, पर ओवरलैप नहीं करता, पर सामने तो रहते ही आयंस। तो मैं मान सकता हूं R0 को मैं लिख सकता हूं R प्लस प्लस R माइनस। तो दिक्कत? नो सर। कैटायन की साइज और एनायन की साइज भी ना होगी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बराबर। बोल सकता हो कि नहीं? बोल सकते हैं। यस सर। ओके, ये वाला हो गया इंटर आयनिक डिस्टेंस। अब एक पल के लिए मानो कि R प्लस की साइन को मैं मान ले रहा हूं 1 यूनिट। मैं R प्लस की साइन को 1 यूनिट मान ले रहा हूं, कोई भी यूनिट। R माइनस की साइज को मैं 10 यूनिट मान रहा हूं। साइज की डिफरेंस काफी है कि नहीं है? काफी है। तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि लैटिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 बाय R प्लस प्लस R माइनस, विच इज, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 बाय R प्लस 1 प्लस 10, तो विच इज इक्वल टू 1 बाय 11। मैं रफली 0.1 लिख सकता हूं। 1 बाय 11 को मैं 1 बाय 10 ही मान लेता हूं, तो 0.1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। 1 बाय 11 को 1 बाय 10 ही मान सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप एग्जैक्ट डिवाइड करने जानते हो तो कर लो एग्जैक्ट डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं। तो इट इज 0.1। ओके, अब देखिए हाइड्रेशन जो होती है या सोल्वेशन होती है वो साथ में होती है आयंस की कि अलग अलग होती है? सर अलग अलग होती है दोनों। अलग अलग ना हाइड्रेशन होता है, Na प्लस अलग घेरा आता है Cl माइनस। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय R प्लस प्लस 1 बाय R माइनस। बोलेगा मतलब इसमें कितनी एनर्जी निकली और इसमें कितनी निकली, दोनों को हम लोग ऐड करते हैं इंडिविजुअली, ताकि इंडिविजुअल हाइड्रेशन होती है ना। अब देखो, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ R प्लस का साइज कितना है, 1 बाय 1 प्लस 1 बाय कितना है 10 है ना, R माइनस 1 बाय 10। तो कितनी आएगी 1 प्लस 0.1 which is equal to 1.1। तो हाइड्रेशन में एनर्जी कितना निकल रहा है, 1.1 यूनिट। 1.1 यूनिट प्रोपोर्शनल है उतना से, और ये वाला में 0.1 यूनिट। तो साइज दोनों की कैसी थी, छोटी और बड़ी। बड़ी। काफी मिसमैच था ना साइज में। जब साइज में काफी मिसमैच होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा होता है। ओके, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे तो इकट्ठे कैलकुलेट करते हैं फिर डिवाइड। ओके, आई सपोज आपको समझ आ गया होगा ये चीज कि हाइड्रेशन में जो इंक्रीज होती है वो काफी हो जाती है यदि आयन की साइज में डिफरेंस ज्यादा रहे। और हाइड्रेशन एनर्जी जब ज्यादा रहता है लैटिस एनर्जी से तो सॉल्युबिलिटी कैसी रहती है, सर ज्यादा हो जाती है, सॉल्युबिलिटी अच्छा ज्यादा है। तो ऑब्वियसली ये ध्यान में रखना है कि ज्यादा हो। स्मॉल आयन कैन इंक्रीज del H hydration to large extent। एक छोटा आयन रहेगा, एक छोटा आयन इंक्रीज कर सकता है डेल एच हाइड्रेशन को बहुत ज्यादा, क्योंकि छोटा चीज से डिवाइड करने से वैल्यू कितनी बड़ी आती है, छोटी आती सर बड़ी आती है ना। यदि मैं 1 को डिवाइड, तो ऐसे समझ लो जैसे कि मैं 50 को डिवाइड करूं 1 से और 50 को डिवाइड करूं 10 से, तो किस केस में बड़ा वैल्यू आएगा, सर फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में छोटा से डिवाइड करने में। तो इसलिए ना यदि
यदि छोटा कोई आयन का साइज रहे, अगर छोटे से डिवाइड करो तो वैल्यू तो काफी बड़ा आएगा, समझ गए? इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी काफी इंक्रीज हो जाती है यदि हम लोग एक छोटा आयन लेते हैं। ओके सर, और लेटिस एनर्जी से कम हो जाती है। अब देखो, अब इकट्ठे पहले तो ऐड करोगे फिर डिवाइड करोगे बेटा, यस सर, यस सर। समझ गए? ये तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड काफी टेक्निकल और अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। आपको पकड़ना पड़ेगा साइज किसका बड़ा छोटा है ऐसे, ठीक है? तो आपसे पूछा गया सीजियम आयोडाइड ज्यादा पानी में सॉल्युबल होगा कि सीजियम फ्लोराइड ज्यादा पानी में सॉल्युबल होगा? हम उतना सीजियम फ्लोराइड। क्या साइज डिफरेंस? सीजियम फ्लोराइड। अब जब तक मैं बोर्ड बना मिटाता हूं, एक मैं अच्छा क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है ना? एक मैं अच्छा क्वेश्चन लिखूंगा, पर रुको, क्वेश्चन लिखने से पहले एक और चीज समझा देता हूं। क्वेश्चन लगाऊंगा, देखो एक थर्मल स्टेबिलिटी समझा देता हूं पॉइंट। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि मेटल कार्बोनेट के स्टेबिलिटी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसको इन डेप्थ हम लोग इनऑर्गेनिक सेक्शन में तो पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक सेक्शन एक बहुत ही मजेदार सेक्शन है, बहुत डायरेक्ट मार्क्स आते हैं उसमें और क्वेश्चन रिपीट होने के काफी चांसेस है। ओके, तो इनऑर्गेनिक को बिल्ड करना है तो इस चैप्टर को तो बढ़िया से पढ़ना है। ओके, क्योंकि ये आपको 100% मार्क्स दिलवाएगा। इनऑर्गेनिक से तो 3 से 4 क्वेश्चन तो रहना ही है मेंस में। 25 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन तो रहेगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा। 4 क्वेश्चन 100% आ जाएगा तो भले भले है ना। फिर थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट, मान लो हमारे पास एक मेटल कार्बोनेट, थर्मल स्टेबिलिटी का बात हो रहा है मतलब कि हीट के प्रति उसकी कितनी स्टेबिलिटी। अब मानो एक मेटल कार्बोनेट हल्का सा हीट देने से टूट जा रहा है, तो हल्का सा हीट देने से जब टूटता है तो MO प्लस मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। आपने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है कि कोई भी कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है तो क्या मिलती है? मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलता है ना प्रोडक्ट। अब मेरा एक बात आपसे बोलना है कि कोई भी एक कंपाउंड A है और वो कंपाउंड B बनता है तो वो क्यों बनता है? क्योंकि उसको लगता है कि B स्टेट में मैं ज्यादा स्टेबल हूंगा। एक चीज दूसरा चीज क्यों बनना चाहता है? एक चीज दूसरा चीज इसलिए बनना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि उस स्टेट में मैं ज्यादा स्टेबल रहूंगा। तो A यदि B बन रहा है इसका मतलब यही है कि B स्टेट में ये ज्यादा स्टेबल है। ओके, अब कोई भी कंपाउंड जो ज्यादा स्टेबल होता है, बोलने का मतलब कोई भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो ज्यादा स्टेबल रहता है उसकी लैटिस एनर्जी हाई रहती है कि लो रहती है? हाई होगा। हाई होगा ना। लैटिस एनर्जी हाई होगी तब ना वो बॉन्ड अच्छा बना है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी उतनी अच्छी बॉन्ड बनी। या उसको आप तोड़े भी थे तो ज्यादा एनर्जी दे के तोड़े थे तो मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थी तब टूटा था जैसे साइंस में। तो बोलने का मतलब यू से डिनोट करते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी को। यू हाई होगा और यू लो होगा, है कि? यदि A B में जा रहा है इसका मतलब इसका जो लैटिस एनर्जी है वो हाई होगा तब ना जा रहा है। ओके, तो सेम कहानी यहां पे, इफ U of metal carbonate is less than
U of metal oxide, then it is dash stable towards heat. मोर स्टेबल होगा कि लेस स्टेबल होगा? more stable. If lattice energy of MCO3 is less than lattice energy of metal oxide, इसकी लैटिस एनर्जी हाई है, इसकी लैटिस एनर्जी कम है, तो ये क्या चाहेगा कि हम डिकम्पोज हो जाए और कैसा स्टेट में जाए जहां पे लैटिस एनर्जी हाई है ना? तो ये मोर स्टेबल होगा हीट के प्रति कि लेस स्टेबल होगा? स्टेबल लेस होगा ना। हम लोग हीट करें, देखो ये वाला मेटल कार्बोनेट है, इसका लैटिस एनर्जी कम है, लेस, और इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो मेटल कार्बोनेट क्या चाहेगा, ज्यादा स्टेबल में जाए कि कम ही स्टेबल में जाए? ज्यादा स्टेबल में जाना चाहेगा। तो ज्यादा स्टेबल में जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, लेस स्टेबल है ना, क्योंकि वो इस स्टेट में नहीं रहना चाह रहा, मतलब इस स्टेट में स्टेबल नहीं है, तब ना वो इस स्टेट में जाना चाह रहा है। समझ गए? यस सर। यस सर। अब चलो मैं एक एग्जांपल ही देगा। मानो मेटल कार्बोनेट है, उसका लैटिस एनर्जी है 20 और मेटल ऑक्साइड है, उसका लैटिस एनर्जी है 5। तो क्या ये मेटल कार्बोनेट हीट देने से डिकम्पोज होना चाहेगा? नो सर। नो सर। नहीं डिकम्पोज होना चाहेगा क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा हाई, ठीक है। यदि मानो इसका 10 है, इसका 5000 है, तो क्या ये बहुत कम टेम्परेचर पे टूट जाएगा ये मेटल कार्बोनेट? नो सर। यस सर। मेटल कार्बोनेट का लैटिस एनर्जी 10 है और मेटल ऑक्साइड का लैटिस एनर्जी 50,000 है, तो वो ये बनना चाहेगा कि नहीं बनना चाहेगा? चाहेगा सर। यस सर। बहुत कम हल्का हीट देने पे ही टूट जाएगा, इतना डिफरेंस रहेगा। समझे बात को? तो ये दिमाग में रखना है, सिंपल लॉजिक है कि कोई भी चीज ज्यादा स्टेबल हीट स्टेट में जाने का कोशिश करेगा, है ना? अब चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, अच्छी क्वेश्चन है, एडवांस में मेंस में पूछा गया है। Which one is thermally more stable? कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, the all are equal. अब अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट मत लगाना यहाँ पे, क्योंकि आपको वहां पे वैल्यूज दी रहेगी तभी ना आप कंपेयर कर पाओगे। आपको दे दिया वैल्यूज की मेटल कार्बोनेट का लैटिस एनर्जी 5 है, मेटल ऑक्साइड का लैटिस एंथैल्पी 500 है, तब आप बता सकते हो हाँ ये वाला लेस स्टेबल होगा कि मोर स्टेबल होगा ये मेटल कार्बोनेट? लेस स्टेबल होगा सर। लेस स्टेबल होगा। जब वैल्यूज दिए रहेंगे तब ना कंपेयर कर पाओगे, बट यहाँ पे तो कोई वैल्यू दिया ही नहीं हुआ है। आपको बोला गया है कि थर्मली ज्यादा स्टेबल कौन होगा इन सारे कंपाउंड में। इफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, और मैं आपको चलो एक हिंट देता हूँ, ये फॉजलान रूल से बनेगा। आप दिमाग ZnCO3 क्या कौन सा? ZnCO3 ZnCO3 कैसे बताया? POAC से वो जो बताया था। आए
सर वो दूसरा रूल बताया था ना सर उससे। चलो देखते हैं एक्चुअली क्या तो Zn सर स्मॉल कैटायन है इसलिए। स्मॉल नहीं यस है, सर, स्मॉल कैटायन रहने की वजह से। साइज तो कंपेयर नहीं कर सकते हो ना हम। ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, साइज कंपेयर करना तो दिक्कत है। देखो अब रीजन क्या था। सर स्यूडोनोबल दैट से। चलो हम बता देते हैं थर्मली स्टेबल कौन ज्यादा होता है, एक कोवेलेंट कंपाउंड होगा, एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। थर्मली स्टेबल मतलब थर्मली स्टेबल का मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट उसकी हाई है तब ना। मेल्टिंग पॉइंट किसकी हाई होती है, इलेक्ट्रोवैलेंट का सर। इलेक्ट्रोवैलेंट है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट। तो थर्मली स्टेबल का मतलब समझ ही रहे हो ना, कोई चीज थर्मली स्टेबल है, कोई सॉलिड तो मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे ये कहानी है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा आयोनिक गुण होगा उतना ज्यादा वो थर्मली स्टेबल होगा। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि जैसे चलो एक पल के लिए मैं मानता हूं जिंक कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को ही कंपेयर करता हूं, ठीक है। ओके, तो आप यदि देखोगे चलो मैं लेस स्टेबल, क्वेश्चन विल बी लेस स्टेबल, मोर स्टेबल नहीं होगा, लेस स्टेबल। ओके, यदि आप Zn2 प्लस आयन लो, ओके Zn2 प्लस आयन को देखो, यहाँ पे Zn2 प्लस आयन, ठीक है, और ये 2 प्लस आयन है और ये Mg2 प्लस आयन। ओके, कार्बोनेट तो सब में सेम, तो आपको तो चेक करना पड़ेगा कैटायन को ही। तो Zn2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं यदि लिखूं तो आई कैन राइट नियॉन 4s2, नियॉन क्या आर्गन है ना, आर्गन 18, आर्गन इज 18, फिर 4s2, फिर इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 3d10। यस 3d10। ओके, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं चाहूं तो Zn2 प्लस को क्या ऐसे लिख सकता हूं, आप बताना चाहिए सही है कि गलत। नियॉन 3s2 3p6 3d10 4s2, क्या मैं इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिख सकता हूं, ये गलत है कि सही है? सही है सर सही है सर। सही है। 12 6 18 18 2 10 28 और 2 30 सही है। अब मैं मुझे बोलना है ये तो Zn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Zn2 प्लस। अब Zn2 प्लस यदि मैं लिखना चाहता हूं तो तो 4s 0 हो जाएगा सर। S से निकल जाएगा, है कि नहीं? यस सर। तो इसके जो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 18 इलेक्ट्रॉन। और सूडो 18। सही है। 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 सूडो इलेक्ट्रॉन होती है इनर्ट, आपको याद है ना, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, याद है कि नहीं आपको? यस सर। यस सर। सबका आप यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इनका अंतिम सेल में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ओके, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा पोलराइज करता है कि सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा पोलराइज करता है? सर सूडो इनर्ट गैस। सूडो इनर्ट गैस ज्यादा पोलराइज करता है। तो ज्यादा पोलराइज करेगा तो इसमें कौन सी कैरेक्टर होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा रहेगा सर। ज्यादा रहेगा। और जब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा तो थर्मली स्टेबल क्या होगा, सबसे लीस्ट होगा, है कि नहीं? समझ आ गई? यस सर। ओके, क्वेश्चन में लिखा हो तो क्या बोल रहे हैं, मोर? यस सर। तो मोर में आपको डिसाइड करना पड़ेगा फिर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के बीच, ठीक है ना।
ये सबसे लीस्ट हो गया। और फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम में डिसाइड कर लो आप। अब कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, कैल्शियम होगा। ओके। कैल्शियम का साइज बड़ा है, कैल्शियम का साइज बड़ा होगा ना, मैग्नीशियम का साइज CaCO3 कौन होगा तब? CaCO3 CaCO3 कैसे होगा? MgCO3 सर। अच्छा मोल पूछा है, मोल पूछा है तो CaCO3 होगा। काहे कि इलेक्ट्रोवैलेंट कैरेक्टर चेक करना होगा फिर CaCO3। ओके गॉट इट। चलिए तो ये एक अच्छी क्वेश्चन थी। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर BH4 स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, किसने पूछा था आज? BH4 मैंने माइनस शुरू बनाइए सर। हाँ BH4 माइनस बोला था ना, ठीक है चलो। यस। BH4 माइनस कैसे बनेगा? बोरोन का यदि मैं बात करूं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 2 3, ठीक है ना? तो 3 ही इलेक्ट्रॉन लास्ट में होते हैं तो मैक्सिमम ये 3 ही बॉन्ड बना सकता है। तो देखो यहाँ पे कहानी, बोरोन मानो 3 बॉन्ड बनाया हुआ, ठीक है ना? मानो बोरोन 3 बॉन्ड बनाया, ओके 3 बॉन्ड बनाया हुआ नॉर्मली ये कुछ, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब ये तो 4 है, हाइड्रोजन 4 है, तो वो 4 हाइड्रोजन से कैसे बनाएगा फिर बॉन्ड? तो देखो क्या होता है, सपोज करो मतलब ये H इज हियर और एक H आया है यहाँ, ओके तो ये H अपना एक इलेक्ट्रॉन तो लेके आया होगा कि नहीं आया होगा? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो होती ही है, यस सर। ओके और एक माइनस साइन है, मतलब इस सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, ओके माइनस साइन है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? है सर। यस ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बोरोन यूज करता है क्या? ओके और उसके पास पहले से अपने 3 तो है होते ही, तो BH4 माइनस बनती है, यहाँ पे माइनस साइन होगा क्योंकि ये नेगेटिव यूज करता है। बट आपको मैंने पहले बता दिया साइन को आप इंडिविजुअल एटम पे नहीं बताओगे, ओवरऑल एटम। समझ आई? कोई दिक्कत? यस सर। बेटा जिसने पूछा था उसका क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। हाँ ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यूज किया। चलो अब आपसे यदि कोई पूछे, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसमें लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर कितने हैं? सर सर बोरोन बॉन्ड पेयर 8 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर कितने हैं टोटल में पूरे सिस्टम पे? नहीं है सर। पे 0 है। नहीं है, एक भी नहीं है, 0। सारे तो बॉन्ड में यूज हो गए, कितने बॉन्ड पेयर है? सर 8। 8 4 ही पेयर बॉन्ड पेयर 4 सर, 4 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा जाता है, बॉन्ड पेयर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है अंडरस्टूड। अब एक दूसरा स्ट्रक्चर मैं बोलता हूं आपको, बनाइए तो ICl2। ICl2 बनाइए और मुझे बताइए कितना लोन पेयर और कितना बॉन्ड पेयर, बना के बताओ। ICl2 कितना लोन पेयर कितना बॉन्ड पेयर? चलो कुछ आज प्रैक्टिस ही करने कुछ स्ट्रक्चर बात उठाए, रेजोनेंस देखें नेक्स्ट क्लास में। ICl2 माइनस, ये भी बनाओ, ICl2 भी बनाओ, ओके और ICl4 माइनस। चलो और मुझे बताना कि किसमें कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर।
ये बेटा ICl2 प्लस होगा, ICl2 प्लस। चलिए देखते हैं ICl2 माइनस आयोडीन के लास्ट घर में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, हेलोजन है ना, कितना रहेगा? 7। 7। 7। तो चलो देखते हैं आयोडीन क्या किया, एक क्लोरीन से इधर बॉन्ड बनाया, एक क्लोरीन से इधर बॉन्ड बनाया, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो दे दिया और इसके पास बच गई कितनी, 2 2 4 और एक पांचवा, बट दिखा क्या रहा है, प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ, निकला हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन माइनस। नीला हुआ है, ये तो हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, लोन पेयर कितने हैं इस पे? सर 4। सॉरी 4। 2 सर। 2 लोन पेयर is 2, बॉन्ड पेयर सब 2 एक 2 हाँ 2 एक सॉरी 2 ओके। और मैं क्वेश्चन सिर्फ है सेंट्रल एटम के लिए, यदि ओवरऑल मॉलिक्यूल पे पूछेगा, देखो अब क्वेश्चन ट्रिकी आ सकता है, मैं यहाँ पे लोन पेयर 2 बता रहा हूँ ओनली ऑन सेंट्रल एटम, यदि आपसे पूछ दिया कि ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कितने लोन पेयर हैं तब तो 4 हो जाएगा सर। क्लोरीन चार एक ही किया था ना, 2 2 4 और 2 6 तो रखा ही है, 2 2 4 2 6, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे यदि आपसे पूछ लेता तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा देख लेना ध्यान से कि क्या पूछा है, मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ ऑन सेंट्रल एटम से, और यदि आपसे पूछ लिया लोन पेयर ऑन ओवरऑल मॉलिक्यूल, तो आप सबको जोड़ोगे ना, समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। हाँ चलो अब इसको बनाओ लोन पेयर पे, मतलब क्या नाम है, पहले इसको बनाओ, इसको बनाओ कि सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर है, इसको बनाओ ICl2 माइनस, सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर हैं और सेंट्रल एटम पे कितने बॉन्ड पेयर हैं, ओनली सेंट्रल का मैं बात कर रहा हूँ। सर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर सर 1 होगा सर, सॉरी 1 नहीं होगा सर, 3 होगा। यस 3 होगा, ICl I का पास अपना रहता है 7, 2 दे दिया, बची थी इसके पास कितने, 2 2 4 और एक 5 है ना, और एक नेगेटिव साइन है तो और एक एक्स्ट्रा रखो, ओके। 2 2 4 5 6 7, 7 अपना और एक एक्स्ट्रा माइनस वाला, तो 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है ना। ऑक्टेट इसकी एक्सीड कर रही है नो डाउट, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ऑक्टेट एक्सीडेड है, बट ये कंपाउंड ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, वो आपको पता चलेगा बाद में, डी ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट की जाती है, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, समझ आ गई। ICl4 माइनस जल्दी, तो लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 4, ओके। इसके पास 7 होते हैं तो ये क्या करेगा, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन और मानो चौथा क्लोरीन से बॉन्ड बना लिया, मैं अभी स्ट्रक्चर में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना, 4 बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास बचेंगे कितने, 4 बॉन्ड बना लिया तो और कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और 3 और 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास अपने बच जाते हैं, तो 2 लोन पेयर हो गए, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 2 4 सॉरी 1 2 3 4, समझ गए, इसको कोई दिक्कत नो सर। नहीं। तो ये एक सिंपल सी क्वेश्चन थी, type of bond in
N2O, N2O में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवेलेंट तो दिख ही रही है आपको, और कौन बॉन्ड होते हैं? N2O, पहले तो आपको N2O का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और एक बार में तो N2O का स्ट्रक्चर बोलिए। सर कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। यस, वेरी गुड नेम। सर एमडी मीनाल। मीनाल, स्ट्रक्चर बनाए कि अंदाज नहीं ना बोल रहे हो? सब बना लिए सर। अच्छा चल, तो बताओ तो कैसे होगा स्ट्रक्चर, जल्दी थोड़ा सा। सर ऑक्सीजन मतलब बोलिए। बता रहे सर, रुकिए। देखिए सर स्ट्रक्चर, एक के साथ डबल बॉन्ड और एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो सपोज करो कि यहाँ पे ट्रिपल, देखो N2O का स्ट्रक्चर इज नॉट इजी। N2O का स्ट्रक्चर इजी नहीं है कि जब तक आप इसको बनाते नहीं हो और एक दो बार कोई बता नहीं देता तब तक आपको प्रैक्टिस के बाद ही आती है, इतना जल्दी नहीं बने, मुश्किल होती है। देखो 3 बॉन्ड मान लो इसके साथ बना, एक बॉन्ड इसके साथ बना, एक तरीका ये, और दूसरा तरीका है कि डबल बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड बनेगा सर एक तो ऑक्सीजन के साथ। ठीक है ना? दूसरा ऑप्शन ये भी Yes, है sir. कि डबल बॉन्ड भी बनाया जा सकता है। तो चलो देखते हैं ये कैसे फुलफिलमेंट होगा। 1 2 3 4, ठीक है ना? 5 इसके पास रहती है, पांचवा इसके पास रखते हैं, ठीक है? ऑक्सीजन मानो 1 दिया, 2 3 4 5 6, ठीक है ना? तो देखो 2 2 4 2 6 1 7, ऑक्सीजन के पास तो 7 ही है, तो ये नाइट्रोजन बोलता है ठीक है तुम एक ले लो, और एक ये ले लेता है। जब ये एक लेता है तो इस पे क्या आती है? नेगेटिव आती है, और इस पे पॉजिटिव आती है। ओके, और इधर वाला क्या करता है? 3 देता है और 2 रखता है, तो 6 और 2 8, इसकी तो ऑक्टेट पूरी, इसकी भी ऑक्टेट पूरी, इसकी भी ऑक्टेट पूरी। बट प्लस और माइनस किस में डेवलप होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ना। यस सर। ये आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि समझो कि 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन वो अपना अपने पास रखा, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थी इसी ने दिया, तो इस तरह दिखाओगे तो प्लस माइनस दिखाने की जरूरत नहीं। ओके, दोनों तरीके से दिखाएगा। तो 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन अपने ही पास रखा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था दोनों इसी में, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाला भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, देख लो जैसे 1 2 3 4, पांचवा इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा है, मान लो इसने 2 दिया, तो 2 2 4 और 2 तो यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 2 8 पूरी इसकी, और यहाँ पे इसने 2 दिया, तो और इसकी तो ऑक्टेट पूरी नहीं हो रही है, तो ये एक दे सकता है। ओके, ये एक दे सकता है, और जब ये एक देगा तो इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव, या दूसरे तरीके से इसको समझोगे तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड में गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के तरफ से आए, तो कोऑर्डिनेट मान सकते हो, तो कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों। ओके, समझ गए? चलिए तो ये स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करना, आज इतना करवाया है, ठीक है? मेरा आपसे पूछना है इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? तो CSI में हाँ, लास्ट वाला ओके, यस। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें होगा। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? CSF का सर। CSF पर सबसे ज्यादा मेल्टिंग CSF का पॉइंट सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी है तो एनायन का पोलराइजेशन तो अच्छे से नहीं होता यदि छोटा रहता है, तो इसकी मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होगी, और इसकी मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट होगी, क्योंकि ये जो बड़ा कैटायन है और ये बड़ा एनायन है, तो ऑब्वियसली अच्छी कहानी तो नहीं होगी ना। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। नो सर। नो सर, छुट्टी।
ओके, तो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इसकी होगी, क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कैरेक्टर काफी ज्यादा है। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं। NaCl, KCl, CaCl, RbCl, लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसका है? सर RbCl, NaCl, RBCL, yeah. RBCL होगा। सर RbCl, RbCl क्या बोल रहे हो? यदि NaCl, उस ऑप्शन से सोच रहे हो, जिस तरह आप सोच रहे हो उस तरह से आप CaCl भी सोच सकते हो, है कि नहीं? NaCl होगा। NaCl। अब रीजन क्या है, देखो इसका क्या, आपने पढ़ा है U is inversely proportional to inter-ionic distance, है ना? या ऐसे आपने ये भी बताया है लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन। तो साइज ऑफ द कैटायन, ये एनायन तो सब में सेम है, तो कैटायन की साइज सबसे छोटी किसमें है? तो सोडियम। तो सोडियम सोडियम की सबसे छोटी है। जब सोडियम की सबसे छोटी है तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली भागेगी, बड़ी भागेगी ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, यस सर। तो NaCl की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो these are some of the questions जो हमने डील किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू।